Let us start with the topic of the day. So जयशंकर साहब ने रायसीना डायलॉग जो हुआ, जयशंकर साहब, अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है. हु ऑर्गेनाइजेज रायसीना डायलॉग? रायसीना, आप नहीं बताइएगा मजहर, रायसीना डायलॉग को कौन ऑर्गेनाइज करता है? कोई आइडिया? गुड आफ्टरनून अविनाश. ओके बिभू, ओके ओनली, ओके बिभू, आई नाउ नो योर नेम. सो who organizes Raisina dialogue? Am I visible or not? कैमरा थोड़ा नीचे है सर. Is it okay now? So समझ लो एक बार. Who organizes Raisina dialogue? Ministry of External Affairs and ORF. इन दोनों का एनुअल फ्लैगशिप है ना. तो हर साल भारत के जो विदेश मंत्रालय है और ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करती है. तो इस बार उसको कौन उद्घाटन किए हैं? अरे भाई ग्रीस पीएम बताया तो था तरसों 3 दिन पहले कि ग्रीस पीएम आए हैं और ग्रीस पीएम हैज डिड द इनॉग्रेशन. बताया तो था कि ग्रीस पीएम हैज बीन इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट एट रायसीना डायलॉग. ठीक है, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनॉग्रेट किए हैं. तो पहले समझो वो क्या बोल रहे हैं. इंडिया इज अ ब्रिजिंग पावर इन मेनी वे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड ऑन थर्सडे व्हाइल स्टेटिंग दैट मल्टीलैटरलिज्म वुड एग्जिस्ट साइड बाय साइड विथ नेशनल इंटरेस्ट. ढंग से समझिए, बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ ब्रिजिंग पावर. दैट मीन्स देयर आर मेनी अदर ग्लोबल पावर एंड इंडिया इज लाइक अ कनेक्शन बिटवीन देम, कनेक्शन बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ. सो इंडिया इज अ ब्रिजिंग पावर. ब्रिज का क्या काम होता है? दो जगहों के बीच से कनेक्ट करना. सो इंडिया इज अ ब्रिजिंग पावर. एंड देन क्या उन्होंने बोला कि बोथ थिंग्स आर गोइंग टू स्टे टुगेदर. गुड बिबू, बोथ थिंग्स आर गोइंग टू स्टे टुगेदर, मल्टीलैटरलिज्म एज वेल एज नेशनल इंटरेस्ट. मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन मल्टीपल कंट्रीज. मल्टीलैटरलिज्म ग्लोबलाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा दिखा है. वैश्वीकरण के बाद मल्टीलैटरलिज्म बहुत ज्यादा दिखा है. मल्टीलैटरलिज्म का मतलब एक कंट्री जो है उसका डिपेंडेंस डिफरेंट कंट्रीज पे खूब बढ़ा है, आपस में दे आर डूइंग ट्रेड विथ ईच अदर. सो मल्टीलैटरलिज्म का सिंपल मतलब है कि यस, ग्रीस पीएम वाज गुड बिबू, गुड बाबू. सो मल्टी, आप दिख रहा है ना वेदी? ओके. सो मल्टीलैटरलिज्म का सिंपल मतलब है व्हेन मोर देन वन कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दैट रिलेशनशिप. मल्टी. बायलैटरल का मतलब दो कंट्री, मल्टी मीन्स मेनी. सो मल्टीलैटरलिज्म वुड एग्जिस्ट साइड बाय साइड विथ नेशनल इंटरेस्ट. मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म भी होगा लेकिन एट द सेम टाइम वेयर एवर देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मल्टीलैटरलिज्म एंड नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री वुड चूज नेशनल इंटरेस्ट. कंट्री जो है जहां भी नेशनल इंटरेस्ट उनका टकराएगा मल्टीलैटरलिज्म के साथ, दे वुड चूज नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, आगे देखते हैं. वेरी लिटरली इन आवर फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी पुट आवर ट्रस्ट ऑन मल्टीलैटरलिज्म. वो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने पूरा का पूरा ट्रस्ट मल्टीलैटरलिज्म में डाला. बट व्हाट हैपेंड नाउ? हम मल्टीलैटरलिज्म का इंडिया का एग्जांपल क्या है? कैसे ट्रस्ट डाला था? वी टुक द कश्मीर इशू टू यूएनओ. यूएनओ में हम लोग कश्मीर इशू को ले गए थे ना. बट व्हाट हैपेंड, वहां पर जो कंट्रीज थे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट एज अ एग्रेशन ओवर कश्मीर, उसको बना क्या दिया? एसेशन इश्यूज में. क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट उससे सर्व हो रहा था. नेशनल इंटरेस्ट कैसे सर्व हो रहा था? अगर कश्मीर को वो एसेशन इशू बनाते तो इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंसेस हमेशा रहता. एंड पाकिस्तान वॉज वेरी क्लोज टू दैट सेंट्रल एशियन पार्ट. अफगानिस्तान जो है उसके बारे में बोला जाता है इट इज पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम. जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा सो ग्रेट गेम के बारे में पढ़ाऊंगा कि ग्रेट गेम क्या होता है. सो अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रेट गेम. और उस ग्रेट गेम में, उस ग्रेट गेम का पार्ट बनने के लिए दे डिसाइडेड टू सपोर्ट एट दैट टाइम पाकिस्तान. ठीक है, तो एसेशन इशू ये था एंड दे डिड इट फॉर जियोपॉलिटिकल रीजन. ठीक है, उनका अपना, अभी तो बताया कि उनका मेन लॉजिक क्या था? बिकॉज इट वाज सर्विंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ रहा है? ओके. मजहर, अभी समझो कि इंडियाज का भी ग्रेट पावर
एम्बिशन है। मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूं, भाई वाई इंडिया मैटर्स, वाई इंडिया मैटर्स, भाई भारत मैटर्स, सॉरी भाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर की ये किताब है। तो एस जयशंकर साहब वहां पे इंडिया का जो अभी का वर्ल्ड ऑर्डर है, कैसा इंडिया का कंसेप्शन है, वर्ल्ड ऑर्डर जो कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंट कंट्रीज का अपना कॉन्सेप्ट है। जो चाइना का है वो अपना है, अमेरिका का अपना है, सो इंडिया का जो है वो भी है। सो इंडिया इज ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट पावर एम्बिशन। हर कंट्री तो चाहता है ना कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पावर है, सो इंडिया इज ऑल्सो हैविंग दैट ग्रेट पावर एम्बिशन। सो इंडिया के पास दो ऑप्शंस है। जब भी इंडिया टॉक्स अबाउट ग्रेट पावर, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया को ग्रेट पावर के लिए सोचना नहीं चाहिए, पहले फोकस ऑन इट्स ओन पीपल, रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी हटाओ, इंप्रूव गवर्नेंस, करप्शन को हटाओ। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आया था ना, करप्शन इंडेक्स में हम लोग बहुत पीछे हैं, etc बिफोर वेंचरिंग इनटू मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड। एक कोटेशन मैं कोट कर रहा हूं, श्याम सरन की बुक है, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। तो आप लोग भी सुनिएगा, ये कोटेशन आप लोग डायरेक्टली वर्बेटिम अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। श्याम सरन एयर इंडिया के फ्लाइट पे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर से, तो श्याम सरन का उनसे कन्वर्सेशन हो रहा था रिगार्डिंग यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप। सो श्याम सरन ने बोला कि सर वी शुड नाउ प्रेशर अमेरिका एज वेल एज द अदर कंट्री फॉर अलाउइंग इंडिया इनटू दिस ग्रुप। पता है मनमोहन सिंह का क्या रिप्लाई था? मनमोहन सिंह बोले कि बिलीव मी सरन, अगर हम लोग 10% से ऊपर का ग्रोथ रेट अगले 10 साल तक मेंटेन करके रखेंगे, सस्टेन करके रखेंगे, सो दीज कंट्रीज वुड ऑटोमेटिकली कॉल अस कि अब आप अंदर आ जाए। थिंग इज अनलेस एंड अनटिल आप अपने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व ना कीजिएगा, तो बाहरी जो पावर है उसका कोई फायदा नहीं है। आपको पहले खोखला जो आप हैं उसको ना भरिएगा, पहले ये करना है कि खुद को स्ट्रांग करना है। सो पहले फोकस ऑन इट्स ओन पीपल। तो एक ये है और दूसरा ये है टू बिकम अ ग्रेट पावर। ठीक है, सीधा आप ग्रेट पावर बन जाएं, दूसरे कंट्रीज में जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। तो दो तरह का अभी लोग हैं, एक लोग इसको सपोर्ट करते हैं, एक लोग इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सो इंडिया ऑफ 1990s, 1991 इंडिया का क्या कंडीशन 1991 में था? अ वीक पुअर कंट्री विथ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कितने दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था इन 1991? 2 वीक्स, मात्र 2 ही सप्ताह का ना पैसा बचा हुआ था फॉरेक्स में, कि हम लोग 2 सप्ताह तक वी कुड हैव इंपोर्टेड सम ऑफ द क्रूशियल आइटम्स फ्रॉम देयर, राइट? सो रिजर्व ऑफ $5.8 बिलियन एंड नॉमिनल जीडीपी ऑफ, इतना बस हमारा नॉमिनल जीडीपी था, और ये जो था इट वाज ओनली ऑफ 2 वीक्स। सो कोलैप्स ऑफ इंडियाज ट्रस्टेड पार्टनर, सोवियत यूनियन का कोलैप्स उस समय हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, एंड स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद द यूएसए, ये कंडीशन था। और एक और कंडीशन था कि उस समय इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी परसिस्ट होने का चांस था, बिकॉज व्हाई? इंडिया वाज इन इकोनॉमिक, इंडिया वाज फेसिंग इकोनॉमिक इश्यूज। तो लग रहा था पाकिस्तान को कि अगर इस समय दूसरे कंट्रीज मुझे सपोर्ट करें, सो वी कैन विन ओवर इंडिया। ठीक है, आज 2023 में इंडिया का क्या कंसर्न है? जो रिफॉर्म हमने स्टार्ट किया था 1991 में, टुडे वी हैव बिकम, व्हेन इट कम्स टू पीपीपी, वी हैव बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। परचेजिंग पावर पैरिटी में अभी इंडिया किस नंबर पे है? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग का है। ठीक है, सो इकोनॉमिक क्राइसिस टुडे लेड टू हायर जीडीपी ग्रोथ। अभी देखिए, समझो, जो हमारा, जो अभी हम वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पीपीपी में नहीं, ये नॉमिनल जीडीपी में है। पीपीपी में हम लोग 3रा लार्जेस्ट हैं, 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, पीपीपी समझते हो क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी, व्हाट इज पीपीपी? बिल्कुल बिल्कुल, अंडरस्टूड। सो पीपीपी का सिंपल ये मतलब है कि $1 का, मान लो $1 में तुम एक पेप्सी अमेरिका में खरीदते हो, और वो $1 में यहां 2 पेप्सी खरीदते हो, इट मींस हमारा $1/2 जो है वो इक्विवेलेंट टू उनका $1 है। परचेजिंग पावर के टर्म में उसको देखा जाता है, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, सो
इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड विथ ओवर 100 बिलियन। ये सब कैपेबिलिटीज है इंडिया का। कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना, वरीज इंडिया। देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्टिमिज्म। हम लोग को लग रहा है कि वी आर रियली डूइंग गुड एट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अभी देख भी रहे हो, इवन इसमें भी जो ये बुक है वाई भारत मैटर्स, उसमें भी एस जयशंकर हैज शोन टू मच ऑप्टिमिज्म। मैं एक एक कोटेशन ये सब धीरे धीरे डील करूंगा व्हेन द अपॉर्चुनिटी वुड अराइज। ठीक है, जब भी मौका आएगा, जो जयशंकर साहब का इंपॉर्टेंट कोटेशन है यहां मैं बताऊंगा। रोल प्लेड बाय इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सबसे पहले समझो, इंडिया इज वन ऑफ द पिवटल स्विंग पावर्स ऑफ द कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल सिस्टम। पिवटल स्विंग पावर का मतलब क्या होता है? पिवट स्टेट जो है बराक ओबामा के टाइम एक क्वाइन किया गया था। पिवट स्टेट्स आर दोज स्टेट्स हु आर करेंटली इमर्जिंग, सो दोज वर पिवट स्टेट्स। एंड देन स्विंग स्टेट, ये जो टर्म है ये आया इनके द्वारा, जर्मन मार्शल फंड, जीएमएफ। 2012 में दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय जीएमएफ। स्विंग स्टेट, अभी बताऊंगा कि स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स। मैं डायरेक्टली आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, कहां से? गोल्डमैन सैच का जो रिपोर्ट है उससे मैं बताऊंगा। ठीक है, सो पहले अंडरस्टैंड। For example, in the ongoing Ukraine war, both the West and Russian Federation want India to be on their side. सबसे पहले pivotal swing state का मतलब क्या है? वैसा स्टेट जिसको दोनों competing parties सर्च कर रही है एंड उसके इंपॉर्टेंस को समझ रही है। इंडिया, इवन EU wants, आज भी आया है ना ब्रिटेन के जो नेवल स्टाफ के हेड हैं उनका आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया शुड टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रशिया एज वेल एज against means India should take a stand against Russia and in even in South China Sea. So why? They all want to make India as their partner. India को वो पार्टनर बनाना चाह रहे हैं because India is a emerging global power. So India is right now a swing state जिसका सपोर्ट हर किसी को चाहिए। उधर यूरोपियन यूनियन और यूएसए को चाहिए, इधर रशिया को भी चाहिए। We are important for both sides. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो हाउएवर इंडिया विदाउट टेकिंग एनी साइड्स इज मीडिएटिंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। इंडिया किसी का साथ अभी साइड नहीं ना ले रहा है, दोनों को बैलेंस करके वी आर मूविंग। इट इज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट इट इज अ मेजर पोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दिस इज व्हाट आई सेड, इट इज अ ब्रिज। नो, पिवटल मींस डेवलपिंग कोई जरूरी नहीं है। पिवटल जो टर्म है बाबू, वो बराक ओबामा ने क्वाइन किया था। बेसिकली दिस वाज अगेन लाइक स्विंग स्टेट, दैट कॉन्सेप्ट बेसिकली मींस पिवटल का लिटरल मीनिंग पर मत जाओ। पिवट जो एंकर होता है उस पर नहीं जाना है, लिटरल मीनिंग में नहीं। पिवटल स्टेट्स आर दोज स्टेट्स विच आर इमर्जिंग ऑन ग्लोबल एट द ग्लोबल लेवल, तो वो पिवटल का मतलब है वंशी। ठीक है, सो अभी मैं बता रहा हूं कि व्हाट आर स्विंग स्टेट्स। सी, स्विंग स्टेट्स जो बाबू है ना और पिवटल स्टेट्स, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट। बराक ओबामा ने पिवटल स्टेट क्वाइन किया था इनके लिए, स्विंग स्टेट लेटर ऑन इट वाज क्वाइंड बाय अ मेजर इंटरनेशनल थिंक टैंक। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि क्या स्विंग स्टेट है, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल्डमैन सैच इनका फ्यूचर कहां देखती है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल। सो पहले ये देखो, a strength and challenges. A strength of India, it uses the language of mediation in global crisis. हम लोग कभी किसी वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या मोदी बोलते हैं? मोदी जी क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। बोलते हैं ना मोदी जी कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। वो रसिया इशू में बोला कि नहीं उन्होंने कि ये वॉर का एरा नहीं है। पहला चीज, द कंट्रीज नेशनल पावर हैज इंक्रीज dramatically, making it a force with system shaping capabilities and intention. जो कंट्री का नेशनल पावर है, it has increased dramatically, बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, these are the strength. challenges अभी इंडिया के लिए क्या है? poverty. जीडीपी पर कैपिटा बहुत, अभी भी हमारा जीडीपी बहुत नीचे है, हमसे तो ज्यादा बांग्लादेश का है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस इशू, अभी तो बताया कुछ दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मैंने रिपोर्ट दिया था ना मजहर,
इंडिया का कंडीशन बहुत बुरा हालत है, आवर स्कोर वाज ओनली 32, है ना। एंड देन रीजनल, कास्ट, एथनिक एंड रिलीजियस डिविजन्स, ये सब अनदर इश्यूज। अब देखो स्विंग स्टेट में यहां पे बाइडेन साहब बैठे हुए हैं, इधर अपना फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उधर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं, इधर मोदी जी हैं, ठीक है। तो पहले स्विंग स्टेट्स के बारे में अच्छे से समझना है कि व्हाट आर स्विंग स्टेट, द राइज ऑफ जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स। टर्म क्या है? जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स, समथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, दोज स्टेट्स हु आर रेलेवेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो हु क्वाइंड द टर्म। इट वॉज क्वाइंड बाई GMF, याद रखना है, जर्मन मार्शल फंड ऑफ द USA इन 2012 फॉर 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स के लिए यह टर्म क्वाइन किया गया था। आप लोग सब सुनिएगा ढंग से, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड टर्की। देयर वर 4 स्टेट्स फॉर विच दिस टर्म वॉज क्वाइंड, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड टर्की, ये चारों का नाम याद रखना है, ठीक है। नाउ as the China and US coexist, compete and confront, they are coexisting also because ultimately they are part of supply chain, export import हो ना रहा है दोनों के बीच, USA and China में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिद्धार्थ, हो ना रहा है बाबू? Then they are competing also for new market, अलग अलग जगह पे, and then they are confronting, where they are confronting? South China Sea में, each other to determine who will set the geopolitical rules. They will either quote or thwart an emerging group of countries to gain an edge. तो कर क्या रहे हैं कि when they are coexisting, competing and confronting, दोनों चाह रहे हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट है वो उनके साथ हो जाएं, उनके साइड में हो जाएं। अंडरस्टूड? बोथ आर कोटिंग दीज कंट्रीज। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो नाउ हु हैव बिकम द पार्ट ऑफ इट। ये GMF ने बोला, गोल्डमैन सैच यहां पे साउथ कोरिया को भी डालता है। गोल्डमैन सैच का नाम सुनो? नहीं, गोल्डमैन सैच बैंक है सर, बहुत बड़े फाइनेंशियल ग्रुप है गोल्डमैन सैच, ठीक है। और पॉलिटिकल एडवाइस, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में भी वो लिखते हैं। yes babu, population can become a strength and challenge. It is a strength when you are allowing your demography to perform better. It is a challenge when your demography is not performing well, when you have not given them proper skills, proper education, so they would not become human capital. ठीक है? एक बच्ची, yeah, human capital is important. Your population can become advantageous only वंशी जब आप ह्यूमन कैपिटल बनने में उनको उस पे इन्वेस्ट करेंगे। सो पहले ये समझना है स्विंग स्टेट्स का कैटेगरीज क्या है। जो गोल्डमैन सैच ने उन्होंने 4 क्लास में इनको डिवाइड किया है। पहले ये समझना, मेंस में, यूपीएससी में, बीपीएससी के मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट आर जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स। ठीक है? एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट विथ रेफरेंस टू इंडिया। इस क्वेश्चन को अगर लिखोगे तो लिख लो, मैंने लिखा नहीं है। व्हाट आर जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट, व्हाट आर जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट, examine the characteristics of geopolitical swing states with reference to India, तो फोकस इंडिया पे भी करना है और साथ में उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले समझो कि उनका कैटेगरी क्या गोल्डमैन सैच ने बोला है। देयर आर 4 ओवरलैपिंग कैटेगरीज ऑफ जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट। फर्स्ट, कंट्रीज विथ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। एक कंट्री जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव का एडवांटेज का मतलब यह है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन, मतलब कि जो आप प्रोवाइड कराते हैं, उस केस में दैट कंट्री हैज एन एज ओवर अदर कंट्रीज। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोबाल्ट।
कोबाल्ट के प्रोडक्शन में अभी सबसे ज्यादा किसके पास है उसका रिसोर्स कोबाल्ट का? बताया था कोबाल्ट का। ये यूपीएससी का क्वेश्चन 2023 में आ चुका है मजहर। मैं बताया हूं कि 2023 का प्री में क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ कोबाल्ट। ऑनलाइन जनता बताइए कोबाल्ट का कहां पे है सबसे ज्यादा बाबू? भाई लिथियम ट्रायंगल में आता है वो लोग। कोबाल्ट है बाबू सिद्धार्थ आइडिया? वर्ल्ड का थर्ड फोर्थ अप्रोक्सीमेटली 70% कोबाल्ट रिजर्व इज इन कॉन्गो, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यूपीएससी का 2023 का प्री का ये क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ, तो पहले समझ लो, कंट्रीज विथ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस इट वॉज ऑफन सेड कि वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन कर रहा था कौन? चाइना। चाइना के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज डिपेंडेंट थे। सिंस मेनी कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो अब उनको दिक्कत हो रहा था। क्या दिक्कत हो रहा था? क्योंकि चाइना सडनली एक्सपोर्ट कम कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। व्हेन यू आर यूजिंग द करंट सप्लाई चेन एज अ वेपन टू चेंज द पॉलिसी ऑफ समवन एल्स, सम अदर कंट्री। समझ में आ रहा है? तुम मेरे ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट हो, सिद्धार्थ मेरे ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट है, रोज मेरे से खाना खाता है। सडनली मैं बोला कि अब आज मुझे पता है कि होली का त्योहार है, सारा बंद है। आज पता है कि ईद का त्योहार है, सारा का सारा शॉप यहां पे बंद है। अब जब बंद है, उस दिन सडनली बोला कि आज तुम मेरे को 50 की जगह 100 रुपया दोगे तब खाना दूंगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन रहेगा? दोगे ना पैसा? दिस इज कॉल्ड वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। समझ में आया मजहर? अवनीश, ठीक है? सो समझ में आ रहा है? तो अभी समझिए, कंट्रीज विथ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। सेकेंड, कंट्रीज यूनिकली सुटेड फॉर नियर शोरिंग, ऑफ शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग। पहले ये तीनों टर्म का मतलब समझो। अमेरिका है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां कार्बन को लेकर लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कल बताया था ना कि अमेरिका में, आप लोग को नहीं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को बताया था कि पर आवर का वेज ये है, मिनिमम वेज ये है $7.5 पर आवर। उससे कम वहां पैसा आप नहीं दे सकते हैं। कोई अगर आपके यहां काम कर रहा है, यू नीड टू पे $7.5 पर आवर मिनिमम। तो अब सोचो कि जब मिनिमम ये है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां कॉस्ट ज्यादा होगा। सो जो वहां पर बगल में कंट्री है, मान लो अमेरिका के बगल में कंट्री है मैक्सिको, वहां पे लेबर कॉस्ट सस्ता है मान लो। सो नियर शोरिंग होगा कि नहीं? अब वहां से अमेरिका से वहां लोग शिफ्ट हो जाएंगे। सो दोज कंट्री जो कि यूनिकली सुटेड है नियर शोरिंग, तो अमेरिका के लिए अच्छा होगा ना कि मैं मैक्सिको में ये काम करूं। अगर मैक्सिको से रिलेशन अच्छा इंप्रूव करेगा तो। मेरी बात समझ में आ रही है बाबू? आ रहा है सिद्धार्थ? डरना नहीं है, अभी 3 साल है। सो डरना नहीं, आराम आराम से कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? ऑफ शोरिंग मेन है कि बच्चे लोग पहले ही डर जाते हैं, ठीक है? ऑफ शोरिंग का मतलब क्या है कि अपने कंट्री में न लगा के कहीं और कर दिया, ऑफ शोर कर दिया। जैसे सर्विस इंडस्ट्री, अमेरिका ने ज्यादातर काम वो इंडिया में बेंगलुरु से करवा रहे हैं, दैट इज ऑफ शोरिंग। एंड फ्रेंड शोरिंग, रिलेशनशिप आपसे अच्छा है, किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो डील साइन करके बोला कि अब मेरे कंपनी जो है वहां इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज फ्रेंड शोरिंग, ठीक है? समझ में आया बाबू? कौन सा? ऑफ शोरिंग का मतलब सिंपल है बाबू कि जो काम मेरे यहां हो रहा था उसको किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर दिया पैसा बचाने के लिए। तो वो कंट्री तुम तभी ना ट्रांसफर करोगे, तुम तभी ना ट्रांसफर करोगे जहां पे सस्ता हो और अस्किल्ड लोग हो। जैसे मैं अमेरिका में काम करा रहा हूं, तो वो काम करने वाला वहां दूसरे कंट्री में भी तो रहना चाहिए और साथ में सस्ता रहे, तब ना मेरे को फायदा है। तो वैसा कंट्री जहां का पॉपुलेशन स्किल्ड है और साथ में सस्ता है, तो वहां ही ऑफ शोरिंग होता है। यहां से ट्रांसफर वहां हो गया। अभी समझ में आया
वंशी आपने पूछा था सर कैन पॉपुलेशन बिकम बोथ अ स्ट्रेंथ एंड चैलेंज, अब यहां पर इट बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि अगर स्किल आप नहीं दे रहे हैं और अमेरिका चाहता है, अमेरिका वांट्स टू ऑफशोर इन इंडिया, कैन इट डू? नहीं कर सकता है। अगर अमेरिका चाहे कि इंडिया में मैं ऑफशोर करूं और आपके पास स्किल्ड पर्संस नहीं है तो करेगा? नहीं ना करेगा, दे रिक्वायर स्किल्ड पर्संस। ओके, सो थर्ड है कंट्रीज विथ अ डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड विलिंगनेस टू, कंट्रीज जिसके पास खूब पैसा है और साथ में इच्छा शक्ति है कि उसको दुनिया के हर कोने में लगा सके, जैसे सऊदी अरबिया, जैसे जो गल्फ कंट्रीज है उनके पास खूब पैसा है, ठीक है, सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्विंग स्टेट्स। कंट्रीज विथ डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड लीडर्स विथ ग्लोबल विजन दैट दे परस्यू विद इन सर्टेन कंस्ट्रेंट, कंट्रीज जो है विथ डेवलप्ड इकोनॉमीज, इकोनॉमीज उनका डेवलप्ड हो गया है, और वैसे लीडर्स जिनका ग्लोबल विजन है, जैसे मान लो यूके, राइट नाउ यूके इज नॉट अ वेरी बिग पावर, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी भी है और ग्लोबल विजन्स भी है उनका, सो दिस वुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ, यस चाइना की लेबर वेज कम है, वेरी गुड बाबू। सो चाइना का लेबर वेज कम है तो क्या होगा, वहां पे अगर जो चाइना फ्रेंडली कंट्रीज होंगे दे कैन गो एंड इन्वेस्ट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब समझो जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट होता क्या है, पहले ये समझो। दीज आर क्रिटिकल टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पावर। जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। सो सबसे पहले ये समझो कि जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल एज बैलेंस ऑफ पावर, बट दे डोंट हैव द कैपेसिटी बाय देमसेल्व्स टू ड्राइव द ग्लोबल एजेंडा। लेकिन वो उतना भी ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं कि राइट नाउ दे कैन परस्यू द ग्लोबल एजेंडा इंडिपेंडेंटली। मतलब ग्लोबल जो रूल है ऑफ कोर्स दोज वुड बी लेड बाय यूएसए ओनली, बट they play an important part in economy and balance of power, ठीक है। खुद से they cannot drive global agenda, ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, however as long as the tension between USA and China continue to get worse, they will have outsized abilities to navigate geopolitical competition and take advantage of and influence it। बोल क्या रहा है कि यूएसए और चाइना में जब तक टेंशन होता रहेगा तो उसमें उनके पास और ज्यादा जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स के पास ऑप्शंस रहेगा और ज्यादा, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस आल्सो, ओके, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू कोट ना, एवरीवन इज ट्राइंग टू ब्रिंग चाइना इनटू देयर, सॉरी स्विंग स्टेट्स इनटू देयर फोल्ड, वेदर चाइना और रशिया, राइट, है ना। Countries with a competitive advantage in critical aspects of global supply chain, okay, countries जिनको competitive advantage है कहां, critical aspect of global supply chain में। पहले ये समझो क्या है। फर्स्ट, इंडिया का large labor and consumer market. Why USA is still, USA tolerates India? Because उसको पता है कि इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट और उनका प्रोडक्ट का यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, अगर लोगों को आदत लग जाए सो उनका कंजम्पशन बहुत होगा। सो इंडिया का जो लार्ज लेबर मार्केट है दैट प्रोवाइड चीप कॉस्ट, अमेरिका में अब बहुत ज्यादा कॉस्टली है, यहाँ सस्ता है, सो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगा। एंड कंज्यूमर मार्केट, हमारा जो मार्केट है कंज्यूमर मार्केट वो बहुत बड़ा है, इतना पॉपुलेशन है। सो एज इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स हम लोग को क्या बुलाता है, ग्लोबल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ना। डिजिटल कनेक्टिविटी एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स लाइक मेकिंग इंडिया पोजीशन इट टू बी द नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। सो एक ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर कोई नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, सो वुड इट नॉट बी द पार्ट ऑफ ग्लोबल स्विंग स्टेट, है ना, होगा ना। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। New Delhi is also working with partners like Australia to increase supply chain resilience, है ना, supply chain resilience initiative to counter China, है ना, SCRI। तो वही बात हो रहा है। स्मॉल कंट्रीज जहां पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है, ताइवान, दे ऑल्सो हैव इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एज, है ना, सो दे वुड बी पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। सप्लाई चेन एडवांटेज आर नॉट जस्ट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग,
जैसे यहां पर अभी तक सब मैं मैन्युफैक्चरिंग का बात किया, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, सेमीकंडक्टर, ब्राजील, लैटिन अमेरिका लार्जेस्ट इकोनॉमी, लीड्स इन कमोडिटीज एंड एग्रीकल्चर एंड इज ग्रोइंग इट्स सर्विसेज सेक्टर। ब्राजील जो है वो एग्रीकल्चर और कमोडिटीज में जबरदस्त ये कर रहा है, शुगर, कभी इंडिया आगे बढ़ जाता है, कभी ब्राजील बढ़ जाता है। सो ब्राजील इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग नेशन व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। द प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज, अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे कोबाल्ट वाला है, सो वहां DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत ज्यादा है, बट देन ऑल्सो इट इज नॉट बिकमिंग ग्लोबल स्विंग स्टेट। क्यों? वाई बाबू अवनीश? हाँ, ये नहीं बन पा रहा है, क्यों बताइए जल्दी, फास्ट। सिंपल, बिकॉज एट द सेम टाइम आपको पीस भी चाहिए, शांति भी वहां चाहिए। वहां देखो, सिर्फ और सिर्फ आपके यहां कोई रिसोर्स है, दैट डज नॉट मीन दैट यू वुड बिकम वेरी रिच और यू वुड बिकम वेरी एडवांस्ड और डेवलप्ड। यू नीड अदर थिंग्स ऑल्सो, यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वही सब कुछ चाहिए। मतलब एक तो ये एग्जांपल दिया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सेकंड इज यू नीड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, है ना, देयर आर मल्टीपल अदर ऑब्स्टिकल्स दैट कैन कम। तो वही है, द प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्स इज नेसेसरी बट कैन बी इनसफिशिएंट टू मेक अ कंट्री जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट। ये जरूरी है कि कोई क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्स रहे तो आप जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट बन सकते हैं, बट देन अकेले वो सफिशिएंट नहीं है। सो द DRC हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोबाल्ट, a vital component of everything from electric vehicle to batteries. However, due to conflict, humanitarian crisis and abuses and a long standing track record of corruption, the DRC has little hope of achieving its full potential on the geopolitical stage in the medium term. ठीक है, कोई दिक्कत? PLI कल ही तो क्वेश्चन पूछा था, PLI उसमें है क्या समझो, मैं लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं मजहर। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है? मान लो अभी तुम 100 मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हो, तुमने PLI के अंदर अपने आप को, योर कंपनी गॉट रजिस्टर्ड एट गवर्नमेंट का जो एजेंसी है, कंसर्न एजेंसी DPIIT, वहां आपने रजिस्ट्रेशन कराया कि मैं जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। सो योर इंसेंटिव विच यू वुड गेट फ्रॉम DPIIT, वो इंसेंटिव वो 100 मोबाइल पे नहीं मिलेगा। जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे अगले साल, मान लो कि 200 प्रोड्यूस किए, तो वो 100 तो ऑलरेडी ओवर प्रोड्यूसिंग। सो फॉर द नेक्स्ट 100 इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो आपने किया, उसके लिए यू विल गेट इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दोज इंसेंटिव दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोडक्शन। ठीक है, पुराना प्रोडक्शन वॉन्ट काउंट, नया जो प्रोडक्शन आपने इंक्रीज किया दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ना जॉब्स, है ना। तो वो सब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? धीरे धीरे आएगा सिद्धार्थ। देखो, लैंग्वेज को पकड़ना है, बिकॉज आई फील कि यू हैव द टाइम, यू कैन क्रैक UPSC 2। ठीक है, मैं बाद में और बात करूंगा तुमसे, ठीक है। कंट्रीज विथ अ यूनिक एबिलिटी टू मेक देमसेल्व्स अट्रैक्टिव फॉर नियर शोरिंग, ऑफ शोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग, वो कंट्रीज जिनके पास यूनिक एबिलिटी है ताकि वो नियर शोरिंग, ऑफ शोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग के लिए अट्रैक्ट करें। देखो, बेनिफिट फ्रॉम रिलेशनशिप एंड लोकेशंस, दूसरे कैटेगरी में जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स के वो स्टेट्स हैं हु हैव, जिनका बेनिफिट रिलेशनशिप और अपने लोकेशंस की वजह से हो सकता है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू ना कि मैक्सिको है, तो मैक्सिको इज वेरी नियर टू अमेरिका। अगर मैक्सिको एंड अमेरिका वुड हैव गुड रिलेशनशिप, सो अमेरिकंस कैन कंफर्टेबली इन्वेस्ट इन मैक्सिको, है ना। तो लाइक यहां देखो, पोजिशन देम टू कैपिटलाइज ऑन करेंट ट्रेंड्स टुवर्ड्स, ये छोड़ो, अब यहां देखो, इन द इंडो पैसिफिक, जैसे वियतनाम है, विच लास्ट ईयर रिप्लेस द यूके एज द US 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब वियतनाम क्या है, विल बेनिफिट स्पेशली इफ इट कैन ट्रेन अ न्यू जनरेशन ऑफ अ स्किल्ड इंजीनियर एंड बिजनेस लीडर हु कैन ऑप्टिमाइज इट्स स्ट्रॉन्ग लेबर सप्लाई। यहां लेबर सप्लाई काफी है, अगर ढंग से इंजीनियरिंग के अच्छे बच्चे वहां मिल जाएं, सो जो वहां का लेबर सप्लाई है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और
ये एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव बन जाएगा शिपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए वियतनाम। तो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट, देयर लोकेशन। इंडो पैसिफिक उस एरिया में सी आज जो उन्होंने बोला है, कौन, यूके के जो नेवल चीफ हैं, वो बोले क्या कि बाय 2030 2040 द ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर वुड बी इन इंडो पैसिफिक, है ना। तो वियतनाम का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू बाबू। Okay, so in the western hemisphere an emphasis on friend-shoring and near-shoring will benefit Mexico, Canada and several Latin American countries। ढंग से समझना है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में an emphasis on friend-shoring and near-shoring will benefit Mexico। यही बात मैं बोल रहा था मैक्सिको के लिए, बिकॉज जब नक्शा देखोगे, अगर सिद्धार्थ नक्शा देखोगे तो यूएसए के नीचे में ही ना है मैक्सिको, सो मैक्सिको विल बेनिफिट। कनाडा यूएसए के ऊपर में है, सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अमेरिका के नियर में है, सो दे वुड ऑटोमेटिकली बेनिफिट। कोई दिक्कत? व्हाट आई डू? ओके ओके। नेक्स्ट, कंट्रीज विथ अ डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल and willingness to deploy it around the world in pursuit of strategic objectives। वो कंट्री जिसके पास कैपिटल बहुत ज्यादा हो, समझ में आ रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, खुद का पैसा खूब है और साथ में पैसा के साथ उनके पास विलिंगनेस है कि वो दूसरे कंट्री में पैसे को इन्वेस्ट करें। जैसे देखो हाई एनर्जी प्राइसेस इन रिसेंट ईयर्स, अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज हैं वहां सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है, और जीसीसी का जो टोटल वेल्थ है वो 2.7 ट्रिलियन से 2026 तक 3.5 ट्रिलियन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ये काफी पैसा है इनके पास। सो दीज कंट्रीज हैव इमर्ज्ड फ्रॉम एन एरा इन मिडिल ईस्ट डोमिनेटेड बाय ग्लोबल वॉर ऑन टेरर विद देयर लॉन्ग स्टैंडिंग पावर थ्रू ओपेक प्लस इंटैक्ट। अब देखो जो ये जीसीसी हैं, जीसीसी के ऑलमोस्ट जो सारे मेंबर हैं अदर देन यमन को छोड़ दिया जाए, सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ ओपेक, है ना, सबके सब लगभग, ठीक है। तो और इनके पास पैसा भी काफी ज्यादा है, दे हैव गॉटन टू मच वाइल्ड वेल्थ। तो while the Middle East remains a challenging neighborhood, the GCC countries have the opportunity to reintroduce themselves to the world as productive partners, not just as places for resource। अभी तक क्या होता था, वहां तेल बस निकाला जाता था, तो it was a place for resource extraction। Now they can become productive partner where they would be directly investing into those countries। वहां पे वो खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। So part of their strategy is to go big at home। Giga projects like NEOM in सऊदी अरेबिया, NEOM का नाम सुनो ना, सऊदी अरेबिया में, वर्ल्ड कप इन कतर, क्रिएटिंग अ बिजनेस नर्व सेंटर इन यूएई। अब ये सब जो इन्वेस्टमेंट है अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू डू, अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब आप क्रिएट करेंगे, सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, companies from different countries would come and invest in your country, so automatically you would become in a position to influence those countries policy। तो आप ग्लोबल स्विंग स्टेट बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, दिस इज व्हाट ये है। अ सेकंड पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी इज टू डिप्लॉय कैपिटल अब्रॉड। अभी कुछ दिन पहले बताया था ना कि यूएई इज इन्वेस्टिंग देयर मनी इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, बताया था ना। तो वैसे ही जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के और भी मेंबर हैं, कतर हैं, सऊदी अरेबिया, दे आर इन्वेस्टिंग आल्सो इन डिफरेंट कंट्री इंक्लूडिंग इन अफ्रीका। वो अफ्रीका में भी कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। तो दे आर ऑल्सो व्हाट, जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स। समझ रहे हो बाबू सिद्धार्थ? तो देखो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अभी देखो countries with developed economies and leaders who have global vision, जैसे मैं यहां पर यूके को भी रखा हूं, ऐसे यहां पर जर्मनी को,
इसमें रखा था, लेकिन मैं अब मुझे जर्मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यूके लगता है। सी दिस आर्टिकल वाज रिटन बैक इन 2023 बाय गोल्डमैन सैच का, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके द्वारा ये लिखा गया था। सो नाउ आई फील कि इवन मोर देन जर्मनी यूके कैन बी मेड एज अ पार्ट ऑफ इट। नॉर्वे, यूके, क्योंकि यूके जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी भी है, एट द सेम टाइम दे हैव अ लीडर्स विथ ग्लोबल विजन। जर्मनी भी है, लेकिन जर्मनी का जो अपना ग्लोबल विजन है, मेनी अ टाइम्स यू वुड फाइंड कि यूरोपियन यूनियन एंड जर्मनी आर नॉट ऑन द सेम पेज, दोनों सेम पेज पे नहीं रहते हैं। जो यूरोपियन यूनियन का विजन और जर्मनी का अपना विजन है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम होगा, लेकिन यूके बाय कमिंग आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन दे कैन प्रेजेंट देयर ग्लोबल विजन इन अ मोर क्लियर मैनर, है ना? नहीं मानते हो इस बात को? यूके जो है बाबू, ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं ना है, सो वो अपना ग्लोबल विजन ज्यादा इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, यही मैं बोल रहा हूं, ठीक है? आगे देखिए, द फोर्थ कैटेगरी, जर्मनी, अ नेटो अलाई एंड पिलर ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, हैज फेज्ड आउट इट्स रिलायंस ऑन रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स। रशिया से जो वो इंपोर्ट करता था, तो जर्मनी का वो कौन सा लाइन था? What was the name of that line जो ऑयल के लिए बना, गैस के लिए बना हुआ था? कौन सा लाइन था? देखो मेरे को भी ध्यान में नहीं है। What was the name of that line? दो लाइन बना है, one was becoming operational last year, याद है? कोई आइडिया? ऑनलाइन कम्युनिटी, नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम वॉज द नेम ऑफ दैट गैस पाइपलाइन। दो अब बन गया है, पहले एक था, नाउ टू। सो जर्मनी जो है, अ नेटो अलाई एंड पिलर ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, हैज फेज्ड आउट इट्स रिलायंस ऑन रशियन एनर्जी इंपोर्ट एंड इज प्रोवाइडिंग लीगल एड टू यूक्रेन। अब एड भी प्रोवाइड ये लोग कर रहा है जर्मनी, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो परसुइंग अ फॉर्म ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या है? मेकिंग एंगेजमेंट विद चाइना अ टॉप प्रायोरिटी इन अ वे दैट सर्व्स एज अ मॉडल फॉर अदर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ढंग से समझो क्या बोल रहे हैं। एक तरफ रसिया से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया, बट एट द सेम टाइम एट अनदर फ्रंट दे आर परसुइंग अ फॉर्म ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, चाइना के साथ इंगेज हो रहे हैं, ठीक है? मतलब रसिया से कट ऑफ हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर इंगेजिंग विद चाइना। मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली यूएस के साथ हैं या कंप्लीटली चाइना के साथ हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में और बीपीएससी में भी, ठीक है? ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, अभी बार बार, क्योंकि जो अभी जो गवर्नमेंट है एनडीए का, वो बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है। सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है? न्यू मॉडल्स ऑफ कोऑपरेशन पहले समझिए। द ग्रेट पावर्स आर नॉट द ओनली प्लेयर्स दैट मैटर्स इन टूडेज ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन। जो ग्रेट पावर्स हैं ट्रेडिशनली, यूएसए, चाइना, रशिया, सिर्फ दे आर नॉट ओनली, दे ओनली मैटर इन ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन। भैया ऑनलाइन वाले कहां हो, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? गिव आंसर। सो geopolitical swing states are taking on new prominence and their importance will lead to new form of internal cooperation. बोलने का मतलब those who were a status quoist power, those who were already established power, जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज थे, अभी सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जियोपॉलिटिकल swing states they are also taking important part and shaping the policies. ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू सिद्धार्थ? The Quad and AUKUS are new models of security cooperation. AUKUS क्या है? AUKUS कौन कौन से कंट्रीज हैं AUKUS में? नहीं पता है। AUKUS यूएस, ठीक है? यस आशीष, कहां हो बाबू आप लोग? The US Mexico Canada agreement, RCEP, comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये सब क्या दिखाता है बेसिकली? दैट ओनली दोज कंट्री, ट्रेडिशनल कंट्री जो थे अमेरिका और चाइना, ओनली दे आर नॉट इंपॉर्टेंट,
they also need these swing states for further their own benefit, further to बिल्कुल यू कैन से कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स, अगर जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स, एक अभी यहां से मजहर एक ऑफलाइन बच्चा है वो बोल रहा है कि इफ जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट्स वुड फर्दर ग्रो सो इट बेसिकली इंडिकेट्स टुवर्ड्स मल्टीपोलरिटी, एंड टू सम एक्सटेंट ही इज राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम as these would emerge further it may lead to emergence of multipolarity.